A very good evening to everyone. Let us now start with the part 2 revision of supply. अब सप्लाई का जो पार्ट 2 रिवीजन है उसमें हमको क्या कवर करना है। पहले पार्ट 1 में क्या कवर किया, ओवरऑल सप्लाई की डेफिनेशन, एंटायर लिंकेज विद द शेड्यूल 3 जो जहां पे कंफर्टेबल था हमने कवर किया। शॉर्ट में बोले तो क्लॉज सेक्शन नंबर 7 कवर किया, उसका क्लॉज ए कवर किया। क्लॉज ए में था सारे एलिमेंट्स चाहिए तब जाके वो सप्लाई बनता है। फिर उसके बाद था इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन कंपलसरी था। और अगर कंसिडरेशन गायब होता है तो हमेशा शेड्यूल 1 हमको चेक करना रहता था, वो हमने समझा था। और पैराग्राफ 4 के साथ कंपेयर किया था हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस के क्लॉज को। ठीक है। फिर हमने किया था, मैम कुछ चीजें ऐसी है जो शेड्यूल 3 में कवर है, मतलब है वो सप्लाई है। सप्लाई या तो गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक नेगेटिव लिस्ट दे दिया उन्होंने और बोला है इट वुड बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। तो हमने देखा था कि कोई चीजें सप्लाई बन जाती है, फिर हमको जाके पता चलता है शेड्यूल 3 में कि इसको सप्लाई की कैटेगरी से ही क्या कर दिया, आउट कर दिया, तो हम उस पर जीएसटी नहीं लगा सकते। कुछ चीजें ऐसी देखी थी जो गुड्स ही नहीं है, या तो डेफिनेशन से नहीं है, या फिर डेफर कर दिया, या फिर जीएसटी की दुनिया से ही उसको हटा दिया। दैट वाज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कुछ चीजें मैम सर्विस भी नहीं थी, मनी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, वो सर्विस ही नहीं बनती थी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट भी पड़ा था, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सर्विस नहीं बनता। बट कंस्ट्रक्शन करते हो, रेंट पे देते हो, लीज पे देते हो, तो वो सर्विस बनता है। ऐसे कुछ कुछ चीजें हमने की थी। रिलेटेड पार्टी में वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी था, कब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है, कब शेड्यूल 3 में कवर होगा, कब वो सप्लाई बनेगा, और कब वो पैरा नंबर 1 में आएगा। उन चीजों पे भी हमने क्या किया था, फोकस किया था। फिर वो डायरेक्टर वाला क्लैरिफिकेशन था कि डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो क्या करना, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो क्या करना। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर एम्प्लॉय हो या नहीं हो, शेड्यूल 3 कवर हो जाता था। याद आया, ये सारी चीजें मैंने सप्लाई के पार्ट नंबर 1 में कवरेज में ली हुई है। चिराग वीडियो ऑन रहेगा तो ही अटेंड करोगे, डेली वीडियो ऑफ नहीं रह सकता। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट 2 ऑफ द सप्लाई। अब पार्ट 2 के रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा मुझे 40 मिनट्स लगेंगे, लेकिन मैं थोड़ा स्लो पेस पे चलूंगी कि ये भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो 1 आवर में वी विल रिवाइज एंटायर पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या है मैम, पार्ट 2 में है मेरा, देखो शेड्यूल 1 आपने कराया था, दैट वाज 9। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हमेशा शेड्यूल 1 चेक करना होता है। फिर आपने शेड्यूल 3 भी करवा दिया था, दैट वाज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब हम आते हैं शेड्यूल नंबर 2 पे। शेड्यूल नंबर 2 कहता है, देखो कई जगह कंफ्यूजन होता है कि भाई ये गुड्स है या सर्विस है। तो गुड्स है या सर्विस है उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आया मेरा शेड्यूल नंबर 2, जो बताता है कि पर्टिकुलर सप्लाई आपका सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा या पर्टिकुलर सप्लाई आपका सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। ये मेरा शेड्यूल 2 बताता है। इसका हमने ऑलरेडी एक क्रक्स नोट डाउन कर लिया था कि यही है उसका क्रक्स। क्रक्स क्या है, अगर आप कोई टेंजिबल चीज किसी को देते हो और टाइटल भी ट्रांसफर करते हो, तो अगर आप क्या करते हो, कोई टेंजिबल चीज आपके पास से जा रही है और उसका टाइटल भी आपने ट्रांसफर कर दिया, मतलब ओनरशिप उसके नाम कर दी, तो इसका मतलब आपने ट्रांसफर ऑफ गुड्स किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स किया है। लेकिन यही टेंजिबल चीज सिर्फ आप उसको यूज करने के लिए दे रहे हो, मतलब ओनर वो नहीं बन रहा है, सिर्फ उसको हक मिला है कि वो उसको यूज कर पाएगा, उस चीज को यूज कर पाएगा। इसका मतलब मैम वो चीज आपके पास वापस आएगी, आज नहीं तो कल। इसका मतलब सिर्फ सर्विस दिया आपने, तो राइट टू यूज देना इज सर्विस, बट टाइटल ट्रांसफर करना इसका मतलब है कि आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है। और मैम अगर जिंदगी में इंटेंजिबल चीज जाए तो वो तो कभी भी गुड्स बन नहीं सकती, वो क्या होती है, सर्विस होती है। तो ये पता है क्या है पूरे शेड्यूल 2 का क्रक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही बोला था, एग्जाम टाइम पे शेड्यूल नंबर 2 को रिविजन करने की गलती नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीआई नहीं पूछेगा ये सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा या सर्विस बनेगा। तुमको ये क्रक्स समझ में आता है तो इसका मतलब पूरा शेड्यूल 2 तुमको आ जाएगा। अब इसी क्रक्स के बेसिस पे हम एक बार रिवीजन करते हैं। पहला हमने देखा था कि मैम अगर हम टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं और वो खुद ही लिख के दे रहा है हमने टाइटल काय का ट्रांसफर किया, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया, तो मैम गुड्स तो हो गए मेरे टेंजिबल और हमने टाइटल ट्रांसफर किया मतलब ओनरशिप ट्रांसफर की, पक्का पक्का सप्लाई ऑफ गुड्स बन गया, डन। दूसरा,
मैम हमने ट्रांसफर किया राइट इन गुड्स, अब वो खुद ही तो चल के बोल रहा है कि राइट ट्रांसफर किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की। तो हमें भी पता ये क्या है, राइट ट्रांसफर करना इज सप्लाई ऑफ सर्विस। मेन मुझे समझाना था तुमको ये जो हम ऑलरेडी कर चुके। मैम ये अनडिवाइडेड इंटरेस्ट क्या होता है, तो हमने वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए ये एग्जाम्पल लिया था कि हम सब लोगों ने क्या किया, हम सब स्टूडेंट है, सीए फाइनल के हम सारे क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए। हमने क्या किया, एक फ्लैट ले लिया कि एक साथ रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में क्या निकालेंगे, सीए फाइनल निकाल लेंगे। हम सब एक फ्लैट में साथ में रहने लग गए। जैसे जैसे फ्लैट में साथ में रहने लग गए, हमको फ्रिज की जरूरत पड़ी, हमको एसी की जरूरत पड़ी, हमको बेड की जरूरत पड़ी, हमको हमको बेड की जरूरत पड़ गई, हमको एक सेकंड, हमको बेड की जरूरत पड़ गई, मतलब अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ गई। अब कोई एक इंसान तो खरीद के नहीं लाएगा उसको, हम सब ने पैसे मिलाए, पांचों ने मिलजुल के पैसे मिलाए और ये सारी चीजें खरीद के ले आए। अब आ गया वो दिन जिस दिन क्या आता है, रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट के दिन पास करना है तो पहले खुद को ही पास कर लेते हैं। मैंने कहा मैं तो निकल गई, मेरा तो हो गया, टाइटल मिल गया, मुझे प्रीफिक्स मिल गया। अब मेरी जॉब मैंने क्या बोला था, कहाँ लग गई, बैंगलोर में लग गई। हम सब रह रहे थे कहाँ पे, पुणे में। मैं चली, पर मैंने कहा मैं जा तो रही हूँ। जब फ्रिज खरीदा मैंने पैसे लगाए, जब हमने सपोज करो सोफा खरीदा मैंने पैसे लगाए, एसी खरीदा मैंने पैसे लगाए, बेड खरीदा मैंने, मतलब सबने मिलजुल के कराए। मैंने कहा कि अब मुझे दो ना उसका पैसा वापस, तुम चाह के भी इनका हिस्सा तो मुझे दे नहीं सकते काट काट के, तो तुम लोग क्या दोगे, मुझे पैसा दोगे। तो ये अनडिवाइडेड शेयर भी मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इस शेयर को मैं डिवाइड नहीं कर सकती। तो तुमने मुझे पैसा दे दिया, मैंने तुमको वो चीज दे दी, तो इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने कहा मैम फिर से टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो बोलते हैं देखो टाइटल ऑफ गुड्स तुम आज ट्रांसफर करो या फिर टाइटल ऑफ गुड्स तुम 10 महीने बाद ट्रांसफर करो। एग्री कर लिया, सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, अगर आप अग्री भी कर लेते हो कि आगे चल के हम तुमको ये सप्लाई करेंगे, तो उसका मतलब वो क्या होता है, सप्लाई होता है। फिर चाहे वो आज टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो या फिर 10 महीने बाद। कैसा एग्जाम्पल लोगे मैम, मेरे को खरीदनी है कार, अब आज हम गए बुकिंग करने के लिए, अब आज हम बुकिंग करने गए तो सपोज हमने क्या कर लिया, बुक कर रहे तो नेक्सॉन ही कर लेते, बुक कर ली बुक, अभी मिल जाएगी क्या, नहीं। टाइटल अभी ट्रांसफर होगा क्या, नहीं। मुझे हो सकता है 1 महीने वेट करना पड़ जाए, 2 महीने वेट करना पड़ जाए। तो जब मेरे पास गाड़ी आएगी तभी तो टाइटल ट्रांसफर करेगा सामने वाला। तो बोलते हैं टाइटल ऑफ गुड्स आज ट्रांसफर करो या फ्यूचर में ट्रांसफर करो, सप्लाई ऑफ गुड्स ही रहेगा। डन। फिर ये राम हमने हाईलाइट क्या किया था, सिर्फ फ्यूचर डेट समझ जाओ कि फ्यूचर में भी ट्रांसफर होगा, तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। लेकिन मैम ये क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, अरे आपने तो कहा था नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। याद करो शेड्यूल नंबर 2 में बड़े अक्षरों में एक ही चीज लिखी है, सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। पर इसी लैंड और बिल्डिंग को आप लीज पे देते हो, रेंट पे देते हो, मतलब इसे यूज करने के लिए अगर आप दे रहे हो तब थोड़ी ना, वहां तो सिर्फ सेल वर्ड यूज किया है, वहां पे लीज वगैरह वर्ड यूज नहीं किया। तो मैंने कहा था ना कि सेल के अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करोगे दैट वुड बी कंसिडर्ड एट सप्लाई ऑफ सर्विस। डन। फिर इसके अलावा मैम क्या है, सपोज करो मैम आपको क्या चाहिए था, आपकी बुक बनानी है। अब आपने क्या करा, अपनी बुक लिख के दे दी, ठीक है। फिर आपने किसी बच्चे को बोला कि एक बार चेक कर ले भाई कि कोई एडिटिंग की एरर तो नहीं रह गई, कुछ तो नहीं रह गया, कुछ गलतियां तो वो सही करके दे दे। आपके चीज पे सामने वाला क्या कर रहा है, कोई प्रोसेस और ट्रीटमेंट कर रहा है, आपकी चीज पे कुछ ना कुछ कर रहा है। या फिर आपको क्या चाहिए था, सपोज करो आपके पास फोन है, आप फोन के मैन्युफैक्चरर हो, आपको अब लोगो लगवाना है उस फोन पे, पता तो चले ये मोटोरोला का है, आईफोन है या फिर सैमसंग है, उसके लिए लोगो भी तो लगेगा ना उस फोन के ऊपर। हमने किसी को बोला लोगो लगा के दे दे, तो वो किसी और की प्रॉपर्टी पे प्रोसेस या ट्रीटमेंट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी तो सर्विस देना ही हुआ। यहाँ कोई टाइटल थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहा है, वो तो तुम्हारे गुड्स के ऊपर काम करके दे रहा है, जिसे बोलते हैं जॉब वर्क, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसके अलावा मैम गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज। अब इसके लिए हमने क्या कहा था कि कई बार क्या होता है, आप अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हो, आप अपने बिजनेस को क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। जब बिजनेस को बंद करते हो तो या आपके पास स्टॉक इन ट्रेड होगा, आपके पास कैपिटल गुड्स होंगे, वो आप क्या करोगे, बेचोगे। तो भाई बिजनेस बंद करने के बाद भी आपने, याद है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही होता है वो, याद है कोर्स फर्दरेंस ऑफ डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस क्लोज करते वक्त भी अगर आप गुड्स को क्या करते हो, बेचते हो, तो भी उसे क्या बोलते हैं, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।
तो उसमें अगर आपने अपने बिजनेस एसेट दिए तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही तो बोलेंगे। डन, ठीक है। लेकिन मैम एक चीज और, वो एक चीज क्या, यहाँ बोलता है गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू पर्सन फॉर यूज। वो खुद ही बोल रहा है किसी पर्सन को यूज करने के लिए दे रहे हो, राइट ऑफ यूज। बस किसी पर्सन को अपनी बिजनेस एसेट यूज करने दे रहे हो। जैसे क्या कर रहे हो, आपके पास एक लैपटॉप है, बिजनेस का है, अभी मेरा ये बिजनेस का लैपटॉप है, कल चल के मेरी बहन आ गई बोले मेरे को यूज करने के लिए दे दो ना 2 महीने के लिए, आपकी अभी क्लासेस नहीं चल रही, 2 महीने आप फ्री हो, मुझे लैपटॉप दे दो। मैंने उसको लैपटॉप दे दिया और मैंने उससे रेंट चार्ज कर लिया। मैंने क्या दिया, राइट ऑफ यूज दिया, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ लो ना, जहां पे टेंजिबल जा रहा है और ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सिर्फ वहां सप्लाई ऑफ गुड्स है। बाकी जगह यहाँ क्या गया, मेरा इंटेंजिबल कुछ गया है, मैंने सिर्फ उसको राइट ऑफ यूज दिया है और कुछ नहीं गया उसके पास, राइट ऑफ यूज गया, तो दैट इज व्हाट मनीष सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर इसके बाद क्या है, इसको याद है हमने छोड़ के रखा था, किसके लिए छोड़ के रखा था, मेगा एग्जेम्पशन के लिए, क्योंकि कुछ तो इसके अंदर किसके बारे में है, मेगा एग्जेम्पशन के लिए, तो हमने इसको अभी टच नहीं किया। जबकि इसका लॉजिक मैंने बताया था, रजिस्टर्ड पर्सन होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, फिर भी मुझे पता है अब तुम इसको भूल चुके होगे, तो अभी भूला हुआ ही रहने दो, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है गोइंग कंसर्न वाला, जो हम मेगा एग्जाम्पशन में बहुत ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का भी इसमें लॉजिक जरूरी है, तब जाके इसका रीजनिंग समझ में आए। ठीक है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन मेगा एग्जाम्पशन दो चीजें कवर होंगी। इसके बाद मैम ये क्या लिखा है, आप रेंट पे दे रहे हो, फिर से देखो ना, रेंट पे देना मतलब राइट ऑफ यूज, वही क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। चाहे आप रेंट पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो, रेंट पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी दो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, देखो पैरा 5 में लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देना, और वहीं जब तुमने मेरे साथ यहाँ पे पढ़ा था पैरा 2 में भी तो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे देना। फर्क क्या है, यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पैरा 5 में भी तो तुम बोल रहे हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही रेंट पे देना है, तब मैंने तुम्हें समझाया था इमूवेबल प्रॉपर्टी एक वाइड टर्म है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में पाइपलाइन भी आती है बड़ी बड़ी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में टावर भी आएंगे बड़े बड़े, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हर चीज के लिए बोल दिया हमने, सादी सिंपल बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दोगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग भी कवर हो गया, सब कवर हो गया, रेंटिंग इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये इंपॉर्टेंट आता है, ये ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है, कुछ तो था वहां पे पैराग्राफ 5 का बी, कहाँ पे पढ़ा था, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में लिखा था अगर आप सेल ऑफ लैंड करो या सेल ऑफ बिल्डिंग करो, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये हमने वहां पे पढ़ा था। उसमें था लेकिन एक्सेप्ट पैरा 5 बी। अब वो एक्सेप्शन क्या था मैम, एक्सेप्ट पैरा 5 बी, तो ये था कि मैम एक बिल्डिंग आपने बनी बनाई सेल कर दी, बनी हुई बिल्डिंग है, बना हुआ फ्लैट है, आपको सिर्फ क्या करना है, पसंद आएगा फ्लैट तो आप बुक करो और ये कल से आपका, आप पोजीशन ले लो कल से, पूरा बना पड़ा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक बिल्डिंग बन ही रही थी और बनते बनते ये वाला फ्लैट अभी बना भी नहीं है, आप गए और आपको ये कॉर्नर वाला फ्लैट बहुत पसंद आ गया, आपने बुकिंग कर ली, बुकिंग करने के बाद आपके लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अब बनी बनाई चीज नहीं गई है, यहाँ पे आप बुकिंग करके गए हो, या तो आप पोजीशन लोगे इसका, या फिर कंप्लीशन क्या आएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, इस विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट अर्लियर हो, या तो पोजीशन का डेट या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का डेट, विच एवर इज अर्लियर। इससे पहले अगर हमें कुछ भी कंसिडरेशन मिल जाता है ना इस फ्लैट के लिए, तो उसका मतलब है अब वो फ्लैट किसी के लिए बन रहा है, किसी के अकॉर्डिंग बन रहा है, इसको बोलते हैं हम सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सिर्फ ये चीज कंस्ट्रक्शन इसीलिए क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होता है, ये चीज हमने की थी 5 बी के अंदर, इसीलिए शेड्यूल नंबर 3 के उसमें एक्सेप्शन दिया है पैरा 5 बी का। डन। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, अरे बार बार बोल रहे ना, देखो टेम्पररी ट्रांसफर करोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बात वही है कि आपने राइट ऑफ यूज दिया है किसी को, तो जहां जहां पे ये सारी चीजें दिख जाए, डिजाइनिंग डेवलपमेंट करके देना चीजें, वो सर्विस ही तो दे रहे हो, तुम कुछ डिजाइन करके दे रहे हो, तो कोई चीज थोड़ी ना दे रहे हो, दैट इज नथिंग सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इस चीज को रिवाइज नहीं करना, बस वो क्रक्स करो, तुमको समझ में आएगा सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन कौन सा रिवाइज करोगे पक्का पक्का, ये वाला पैरा 5 बी की एक बार क्या करना है, पैरा 5 बी को एग्जाम पर्पस के लिए रिवाइज जरूर करना। ठीक है, अब आते हैं मैम ये वाला, कितनी छोटी सी बात है,
पहले मैं एक काम करती हूँ, ये वाली चीज को अभी नहीं करवा रही, ई वाले को 5 मिनट के लिए मैं स्किप कर रही हूँ फिर से। उससे पहले हम कर लेते हैं ये कंपोजिट सप्लाई। हमने जो अभी पार्ट फर्स्ट सप्लाई का रिवीजन किया था, उसमें मैंने तुमको कंपोजिट सप्लाई समझाया था। कंपोजिट सप्लाई क्या है? दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज अगर आप दे रहे हो, प्लस 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 मतलब कंपलसरी है, वो नेचुरल क्या होना चाहिए? बंडल होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई और वो नेचुरल बंडल होंगे तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई। लेकिन शेड्यूल नंबर 2 ने इस चीज को ओवरराइड किया। शेड्यूल नंबर 2 ने इस चीज को ओवरराइड किया और बोला दो चीजें हमेशा कंपोजिट रहेंगी। हम बोल दे रहे ना कंपोजिट मतलब कंपोजिट, उसके लिए ये कंडीशन चेक नहीं करना। वो दो चीजें क्या थी? एक तो था आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और एक था आपकी रेस्टोरेंट वाली सर्विस। एक था आपका क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और एक आपकी क्या आती है? रेस्टोरेंट वाली सर्विस। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप सर्विस भी दोगे, बना के दोगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए ब्रिक लगेगा, सीमेंट लगेगा, रेती लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेगी। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ वाइड टर्म, यहाँ सिर्फ कभी अभी तक क्या कवर किया? बिल्डिंग। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग के कंप्लीशन का, बिल्डिंग का इंस्टॉलेशन, इंप्रूवमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, कमीशन, फिर यहाँ लिखा है ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। शुरुआत भले ही बिल्डिंग से की थी, आगे जाके बोला है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज का काम कर रहे हो आप, चाहे रिपेयर करो, मेंटेनेंस करो, कुछ भी करो, अगर उसके साथ आप गुड्स भी प्रोवाइड करते हो तो ये हमेशा हमेशा कंपोजिट सप्लाई ही रहेगा और ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही रहेगा। अब मैम ये सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे हो गया? तुमने बिल्डिंग बनवाई है इसलिए गुड्स लग रहे हैं, गुड्स चाहिए थे इसलिए बिल्डिंग नहीं बनवा रहे थे तुम, राइट? तो तुम्हारा प्रिंसिपल सप्लाई क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग था। तो प्रिंसिपल सप्लाई था सर्विस देना, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया? सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड इट इज कंपोजिट सप्लाई। अंडरस्टूड? फिर इसके बाद आते हैं हम, रेस्टोरेंट वाला भी दिया है, ये इसमें प्रिंट होना, वो उसमें लेना मेरा रह गया है। रेस्टोरेंट की भी सर्विस अगर आपकी होगी, कोई भी सर्विस जो क्या है रेस्टोरेंट रिलेटेड है, रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विस को भी हमेशा हम कंपोजिट सप्लाई ही कहते हैं। अब ये कंपोजिट कैसे हो गया? भाई जब रेस्टोरेंट में जाते हो, ये डिश तुमने ऑर्डर की, ठीक है, ये क्या किया? ये डिश ऑर्डर की, तो अरे भाई ये भी तो गुड्स से ही बनी होगी। पहले तुम्हारे लिए कुकिंग की, कुकिंग करना इज सर्विस, फिर तुम्हारे टेबल तक लेके आए, दैट इज ऑल्सो सर्विस, पर उसमें गुड्स भी तो यूज होंगे ना, बिना गुड्स के तुम खाना खा के तो आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे भी कंपलसरी बोला है कि रेस्टोरेंट सर्विस इज ऑलवेज कंपोजिट सप्लाई। दिस कंप्लीट शेड्यूल नंबर 2, एक्सेप्ट ये वाला पार्ट दैट इज रिलेटेड टू agreeing to an obligation to refrain from an act or tolerate an act, क्योंकि इस पे बहुत भारी क्लैरिफिकेशन है, तो क्लैरिफिकेशन के साथ ही शेड्यूल 2 को हम कवर करेंगे, ये वाले पार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ? विद द क्लैरिफिकेशंस। शेड्यूल 2 खत्म। शेड्यूल 2 बस यही बताता है कि भैया सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। अब हम आते हैं सारे क्लैरिफिकेशंस के ऊपर। मेरा पहला क्लैरिफिकेशन क्या था? देखो, पहला क्लैरिफिकेशन ये है कि बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को क्या मिलता है? डोनेशन मिलता है। तो कई बार कोई पर्सन जो बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा डोनेशन देता है, तो हम क्या करते हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के बाहर बोर्ड लगा रहता है उसमें उसका नाम लिख देते हैं। एक अच्छा लगता है ना कि हमने ज्यादा डोनेशन किया तो सामने वाले ने थैंक्स गिविंग के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए क्या किया? हमारा नाम लिख दिया। तो ग्रेटिट्यूड के लिए नाम लिखने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने उसको दिया पैसा, लेकिन उसने कोई मुझे सर्विस थोड़ी ना दे दी। वो तो सिर्फ एज ए पॉइंट ऑफ ग्रेटिट्यूड उसने मेरा नाम लिखा है, कोई सर्विस नहीं मिली है मुझे, कहीं से कहीं तक मुझे क्या नहीं मिली? कोई सर्विस नहीं मिली। तो ये बात तो ठीक है कि जब मैम कोई सर्विस ही नहीं गई तो आप सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं बोल सकते। जब सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं हुई तो ये कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना था जो आपने पे किया है, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगी। लेकिन अब यही बंदा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट वाला तुम्हारा नाम तो लिख रहा है, साथ में सिंस 1989 ये फॉर्म बनी हुई है, तुम्हारी तारीफों के फूल बन रहा है, तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या लिख रहा है? बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख रहा है कि यहीं पे सबसे अच्छा क्या होता है, वो प्रोडक्ट मिलता है, ये वो, मतलब नाम के साथ और भी कुछ जोड़ दिया। तो मैम नाम के साथ जब कुछ और जोड़ गया तो इसका मतलब ये तो मेरा एडवर्टीजमेंट हो रहा है।
और एडवर्टीजमेंट हो रहा है मतलब मैंने उसको पैसे दिखा रही हूँ कि डोनेशन दिया, जबकि वो डोनेशन नहीं है, मेरा एडवर्टीजमेंट करवा रही थी मैं। तो वो क्या है, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो वहां पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको लिखनी पड़ती है। मैम कब जीएसटी नहीं लगाओगे, अगर ये मियरली डोनेशन है, ये डोनेशन जो दिया है इसका कोई फिलेंथ्रोपिक एक्ट नहीं है। फिलेंथ्रोपिक एक्ट मतलब आपको कोई कमर्शियल गेन नहीं हो रहा इससे। लेकिन अगर आपको कमर्शियल गेन हो रहा है तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन आपको सर्विस दे रहा है एडवर्टीजमेंट। तो ये तीनों चीजें आपके इसमें लिखी हुई होनी चाहिए। क्या मैम अलग से कोई ऐसे क्लैरिफिकेशन करके पूछा जाएगा, ये किसी पॉइंट के अंदर रहेगा और तुमको समझना रहेगा ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं, इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ये हो गया मेरा पहला क्लैरिफिकेशन खत्म। दूसरा क्लैरिफिकेशन है, मैम आपने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, तो ये रही हमारी क्या है, बहुत सुंदर सी पेंटिंग। अब इस पेंटिंग को कहाँ बनाया आपने, पुणे में बनाया। और आप क्या कर रहे हो, इसको एग्जीबिशन के लिए कहाँ भेजोगे, सपोज करो पुणे में मैंने एफसी रोड है, एफसी रोड पे एग्जीबिशन के लिए भेज दिया। स्टेट सेम स्टेट में बस एग्जीबिशन के लिए मैंने भेज दिया। मैंने भेज तो दिया एफसी रोड पे कि एग्जीबिशन करवा लो मेरी इन सारी पेंटिंग की, बिक गई क्या, नहीं। कोई कंसिडरेशन आया क्या, नहीं। दैट इज नॉट सप्लाई। वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है आपको। ये तो सिर्फ आपने डिस्प्ले के लिए भेजी है, किसी को पसंद आएगी, वो खरीदेगा, वो मुझे कंसिडरेशन देगा, तब मैं बोलूंगी सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ। इसी की जगह मैम पुणे की जगह आप सपोज करो कहाँ भेज देते हो, बैंगलोर भेज देते हो अपनी पेंटिंग। अरे यहाँ से वहां पेंटिंग है, वो सिर्फ मूवमेंट हुआ है, वहां सप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले ने खरीदी नहीं है अब तक। जब तक खरीदी नहीं जाएगी, कंसिडरेशन नहीं जाएगा, आप इसको सप्लाई कैसे बोल सकते हो। तो जब सप्लाई एक्चुअली होगा, तो लिखा है ना एक्चुअल सप्लाई जब होगा तब जाके आप जीएसटी लगाओगे। उससे पहले आप जीएसटी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सप्लाई नहीं होता है एग्जीबिशन के लिए करना। कोई कंसिडरेशन मिला कि आपको, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन का फ्लो नहीं हुआ। अगर तुमने थोड़ी सी भी मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, मैं पता है क्या कर रही हूँ, सिर्फ वही चीज हाईलाइट कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम्हारे जैसे होली नहीं खेली यहाँ पे, सभी हाईलाइट कर लेते हो तुम लोग। इसका मतलब अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगी ना, मैं तुम्हारे जैसे शायद समरी नोट भी नहीं बनाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें समरी नोट बनाने से मना कर रही हूँ, ठीक है। पर ये बता रही हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे पता है कि मैंने ये बुक खोली, मुझे पढ़ना है ये वाली लाइन पूरी, और फिर मुझे समझना कि क्योंकि यहाँ कोई कंसिडरेशन आया ही नहीं है तो कोई सप्लाई नहीं हुआ। जब एक्चुअल सप्लाई होगा तब जाके जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यही तो मैंने तुमको इतने सारे वर्ड्स में समझाया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी खत्म हो गया। फिर इसके बाद इसको अभी हमने नहीं किया है, तो अभी हम इसलिए इसका रिवीजन भी नहीं कर रहे, इसको हमने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं मैम, ये कॉस्ट पेट्रोलियम क्या है, ये क्लैरिफिकेशन कॉस्ट पेट्रोलियम का क्या है। तो ये बोलते देखो मैम आपको कोई बिजनेस खोलना है, मैंने कहा खोलना है। मैंने कहा कि मैंने गवर्नमेंट से बात की कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में मेरे को क्या करना है, माइनिंग वगैरह करनी हो, पेट्रोल ऑयल ये सब मेरे को निकाल के देखना है कि निकलता है कि नहीं वहां से। तो गवर्नमेंट ने मुझे राइट दिया कि ठीक है तुम क्या करो, इस जगह को यूज कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ये जगह यूज करनी कर लो। गवर्नमेंट ने मुझे राइट टू यूज दिया है लैंड, गवर्नमेंट ने सप्लाई ऑफ सर्विस किया, मैं उनको जो भी पैसा दूंगी उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट आगे पता है और क्या बोलती है, चलो यहाँ बोला कि हम तुम्हें राइट टू यूज तो दे रहे, लेकिन यहाँ पे ऑयल निकलेगा या नहीं निकलेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। तुम खर्चा करो, जो खर्चा करना है खर्चा करो। ऑयल निकल गया बहुत अच्छी बात, ऑयल नहीं निकला तो हम इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर ऑयल निकल गया तो गवर्नमेंट बोलती है मुझे प्रॉफिट का हिस्सा दे देना। मुझे क्या दे देना, जो तुम प्रॉफिट कमाओगे उसका हिस्सा मुझे चाहिए। और जो तुम अर्न कर रहे हो, तुमने जो एक्सपेंसेस किए उसी को बेच बेच के अर्निंग करो और अपने एक्सपेंसेस रिकवर करो। तो ऐसे केस में मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट मांग रही है प्रॉफिट, ये कंपलसरी किसी सर्विस के लिए क्या, नहीं। सर्विस के लिए तो उन्होंने लीज का पैसा ले लिया, बाद में वो बोल रहे कि अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो हमें क्या देना, अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का कुछ शेयर गवर्नमेंट को चाहिए। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना उनके लिए, कोई तुम उनको सर्विसेज थोड़ी ना दे रहे हो। तुम सक्सेसफुल हो भी सकते थे, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे, तुम यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, यू आर नॉट वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉस्ट पेट्रोलियम जब गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, जो उन्होंने तुमको क्या दिया, लीज वीज पे दिया,
लीज पे देना तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। लेकिन जो क्रूड वगैरह निकलेगा, तो तुम्हें ये चीज पता है, क्रूड ऑयल अगर निकल भी गया उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि याद है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड अभी डेफर करके रखा है उस पर जीएसटी, तो उस पर तो जीएसटी अभी वैसे भी नहीं लगना है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे क्या है, लिख के रखिए कि जब तुम सप्लाई करोगे तब भी जीएसटी नहीं आएगा। और ये जो कंसिडरेशन है, ये गवर्नमेंट को इस चीज का कंसिडरेशन नहीं है कि वो राइट ऑफ यूज दे रहे, ये तो उन्होंने एक एडिशनल कंडीशन लगाई है कि सक्सेसफुल हो गए तो हमको शेयर दे देना, जिसको सामने वाला कॉस्ट पेट्रोल बोलेगा, क्योंकि पेट्रोल निकालने की कॉस्ट लग गई ना उसकी, गवर्नमेंट को भी और शेयर देना पड़ा, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पेट्रोल। फिर इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। मैम देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या, आपने बोला था सिक्योरिटी जो है ना इधर गुड्स होगा ना और सर्विस होगी, ठीक है। आपने बोला था मनी जो है ना इधर गुड्स होगा ना और सर्विस होगी। अब मैम जब आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाके आप क्या बोलोगे, बैंक वाले लोन दे दे। तो मैम बैंक वाले ने तो आपको मनी दे दिया, क्या ये लोन देने के ऊपर आप जीएसटी लगाओगे? दैट इज ट्रांजेक्शन इन मनी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट बैंक वाला जब ये आपको लोन देता है, तब वो साथ में इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो मैम एनीथिंग चार्ज, मनी को देने के रिस्पेक्ट में आप कुछ अर्निंग कर रहे हो तो उस अर्निंग पे जीएसटी लगता है। तो यही चीज यहाँ पे बोलिए कि अगर आप मॉनिटरी अर्निंग करते हो, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के बाद उस पे कुछ चार्ज करते हो, तो वो चार्ज करने वाली चीज पे जीएसटी लगेगा। अब इसमें ना अलग अलग इन्होंने क्या देके रखे हैं, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जैसे कुछ कमर्शियल पेपर्स होते हैं, कमर्शियल पेपर अगर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कमर्शियल पेपर अगर मनी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन इन कमर्शियल पेपर का ट्रांजैक्शन करवाने के लिए मैं कोई चार्ज कर रही हूँ, मेरे पास क्या है, कमर्शियल पेपर है, मैंने जैसे शेयर होता है, मैं बता देती हूँ ना, ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, तो शेयर से रिलेटेड सर्विस है। इन कमर्शियल पेपर से रिलेटेड अगर कोई सर्विस है तो उस पर तो जीएसटी लगेगा। लेकिन कमर्शियल पेपर का ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। मैम कमर्शियल पेपर क्या है, एफडी करवाते हो, एफडी कराने के बाद वो एक तुमको सर्टिफिकेट नहीं दे देते, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि तुमने 5 लाख की, 6 लाख की, 2 लाख की एफडी करवाई है। उसका भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, दैट इज इंक्लूडेड इन मनी, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अंडरस्टूड? इसी तरह से मैम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है तुम्हारा सिक्योरिटी। अब डेरिवेटिव हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल होता है। तो जो चीज सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल हुआ, ना वो गुड्स बनेगा ना सर्विस बनेगा, तो ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, तो इस पे भी क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो वेदर इट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वेदर इट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वेदर इट इज डेरिवेटिव, ये सब सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। आया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है ये क्या मैम, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये कुछ अलग है। व्हाट डू यू मीन बाय लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी? हमने समझा था ये लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या, मेरे को सपोज करो कोई शेयर है, मेरे को उस शेयर का ना बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है मार्केट में, अभी मेरे पास वो शेयर है नहीं, पर मैंने सपोज करो किसी से बात की, बोले यार अगर मुझे इस कंपनी का शेयर मिल जाए, भले आज मार्केट में 700 का चल रहा होगा, मैं उसको 900 भी देने को तैयार हूँ। मैंने ग्रैब कर लिया उस अपॉर्चुनिटी को, मैंने कहा 700 अभी मार्केट में चल रहा है, ये बंदा 900 देने को तैयार है। मैंने वही उसको बोला, अरे मैं तुमको कल ही लाके दे दूंगी, तो मुझे अभी 900 रुपीज दे, कल तेरे को क्या मिल जाएंगे, रिलायंस कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। तुम्हारे पास अभी थी क्या, सिक्योरिटी है नहीं, तुमने उसको शॉर्ट सेल कर दिया, मतलब जो चीज तुम्हारे पास नहीं है तुम उसको सेल करके आ गए। अब तुम क्या करोगे, या तो किसी से उधार लोगे उस सिक्योरिटी को, और कल चल के उसको क्या कर दोगे, वो सिक्योरिटी वापस कर दोगे। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, ये जो पर्सन है, इसने सिर्फ क्या किया है, किसी पर्सन को सिक्योरिटी यूज करने के लिए दिए, कल चल के उसको सिक्योरिटी वापस चाहिए। अभी तो मैंने क्या किया, इससे सिक्योरिटी उधार पे ली, सामने वाले को दे दी, अब मैं कल चल के क्या करूंगी, सस्ते में इसको खरीद के इधर दे दूंगी, मैंने वो मार्जिन 200 रुपए का अर्न कर लिया ना। समझ पाए मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बंदे ने तो सिर्फ तुमको सिक्योरिटी यूज करने को दिया, यहाँ पे क्या दिया उसने, सिक्योरिटी को यूज करने को दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे मैं बोलूँ इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? मैम यहाँ तो ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन
ये बीच का एक बंदा जो सब अरेंज करवा के दे रहा है तुमको, मतलब स्टॉक मार्केट, एक पर्सन लेके आ रहा है जिसको खरीदना है, ये पर्सन लेके आ रहा है जिसको बेचना है, ये सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस दे रहा है। यहाँ पे इसकी सर्विस पे तो जीएसटी लगेगा ना, क्योंकि वो सिक्योरिटी का सिर्फ बता रहा है इसको चाहिए इसको चाहिए, वो बिचौले की तरह काम कर रहा है। इसने तुमको राइट ऑफ यूज दिया है सिक्योरिटी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, बट ये बीच का बंदा जो भी काम कर रहा है रिलेटेड टू सिक्योरिटी कर रहा है, तो वहां जीएसटी लगेगा। अंडरस्टूड। फिर इसके बाद आते हैं हम लास्ट, ये क्या है मैम, कैश कॉल इन जॉइंट वेंचर। हम सबने ना मिलके, अपन जितने लोग हैं अपन ने मिलके ना एक प्रोजेक्ट तैयार किया, वो बोला जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा हम सब लोग साथ में काम करेंगे, तो जब इसको बोलते हैं हम क्या, जॉइंट वेंचर। अब क्या हुआ, जॉइंट वेंचर बना तो ली, पैसा भी तो लगेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो मैंने क्या बोला, सबको बोला देखो 100-100 रुपए सब लोग दो, हम क्या करेंगे, तुम ना तुम सब क्या करो, 100-100 रुपीज दो, ये जो पैसा इकट्ठा होगा इससे हम मशीन खरीद के ले आएंगे। ये तो हुआ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सबने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। तो ये तो क्या है मैम, ये तो मनी का ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई सर्विस किसी को भी नहीं गई। मैं मेन बंदी हूँ अभी कहाँ पे, जॉइंट वेंचर में, जिसको बोलेंगे जॉइंट ऑपरेटर। मैं सब ऑपरेट करूंगी, मैंने कहा 100 रुपए दो सब लोग, सबने 100 रुपए दे दिए, तुम में से किसी को कोई सर्विस मिली क्या, इससे नहीं। हमने सिर्फ पैसा इकट्ठा किया और एक मशीन खरीद के ले आए, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज ट्रांजेक्शन इन मनी। बट अब दूसरा, मेरे पास एक मशीन है, ऑलरेडी एक मशीन है, मैंने बोला इस मशीन से मैं गुड्स बना के दे दूंगी तुमको। मैंने क्या बोला, इस मशीन से मैं तुमको क्या करके दूंगी, गुड्स बना के दूंगी। अब तुम सब लोग मुझे 100-100 रुपीज दो, अब तुम्हें सर्विस मिली है। तो यहाँ पे ये सप्लाई ऑफ सर्विस और इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल उसी चीज के। तो आपको जॉइंट वेंचर में देखना पड़ेगा कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, या फिर किसी सर्विस के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, या फिर किसी चीज को आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए पैसा इकट्ठा करके किसी को दे रहे हो जॉइंट मेंबर। अगर ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ट्रांजैक्शन इन मनी। अगर ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, तभी क्या लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। ये हमारा खत्म हुआ पार्ट जॉइंट वेंचर का। डेल क्रेडिटर एजेंट हमने फर्स्ट पार्ट में भी कर लिया। डेल क्रेडिटर एजेंट जो पेमेंट की गारंटी देता है वो होता है डेल क्रेडिटर एजेंट। तो ये आप कहाँ पे देख सकते हो, पार्ट फर्स्ट में इसको कवर कर लिया है, तो ये वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इस सदी का सबसे लंबा, ये भी छोटा है, सबसे लंबा हमने क्या किया था, टेनेंसी राइट वाला है, वो अपन जो अभी छोड़ के है ना, एग्रीइंग फॉर द रेफरेंस वाला, टॉलरेट वाला, वो करेंगे। ये तो सिंपल है, इसमें क्या मैम होता, क्या मैम कुछ नहीं, हम क्या करते हैं बिजनेस में फ्री सैंपल देते हैं। तुम खुद ही सोचो, फ्री सैंपल अगर ये कहाँ कवर नहीं है, अगर ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा तो ये सप्लाई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, फ्री सैंपल ही अंदर से क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है दीदी, फ्री सैंपल अंदर से कि कोई कंट्रीब्यूशन कंसिडरेशन नहीं है, तो फ्री सैंपल आप विदाउट कंसिडरेशन देते हो। अगर ये शेड्यूल 1 की कंडीशन कंप्लाई करता है तो ही सप्लाई बनेगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं। फिर दूसरा होता है, कई बार तुमने सुना है मॉल में जाते हैं ना, 2 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 1 फ्री, 5 के साथ 1 फ्री। तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा लग रहा है कि एक चीज फ्री दे रहे हैं, जबकि वो जो 4 के साथ 1 फ्री है ना, वो 4 में उसकी कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ चुकी है। तो यहाँ पे कुछ फ्री नहीं गया है, 2 चीजों की कॉस्ट जो है वो एक ही में उन्होंने क्या कर ली, कवर कर लिए। तो इस पे तो बकायदा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ये विदाउट कंसिडरेशन वाला सप्लाई नहीं है। अंडरस्टूड। फिर आते हैं हम आगे, ये क्या था मैम, टेनेंसी राइट। मेरे को ना कोई जगह है रेंट पे चाहिए, ठीक है, तो रेंट पे मुझे जगह चाहिए, तो मुझे सामने वाले को पता है क्या देनी पड़ती है, पगड़ी देनी पड़ती है। पगड़ी इस चीज के लिए कि तुम मुझे राइट ऑफ यूज दो, कि मैं तुम्हारी प्लेस को यूज कर पाऊं। अब ये पगड़ी रिफंडेबल भी हो सकती है, नॉन रिफंडेबल भी हो सकती है, और जनरली ये नॉन रिफंडेबल ही रहती है, कि हम तुम्हें किसी जगह को यूज करने के लिए दे रहे हैं और मेन रोड पे वो जगह है, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए उस चीज का। ऑब्वियसली मेन रोड की जो रेंट दुकान होगी वो रेंट के लिए ज्यादा आपको रेंट पे करना पड़ेगा कंपेरेटिव टू जो अंदर है, तो आपने प्रीमियम चार्ज किया उससे। ये प्रीमियम क्या है, ये राइट ऑफ यूज के लिए ही तो है। ठीक है, तो इस पे जीएसटी लगेगा, कोई बात नहीं, और सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब कल चल के मुझे लगा है सामने वाले बंदे से मुझे खाली करवाना है, वो क्या बोलेगा, तुमने कहा था 5 साल तक ये दुकान मैं यूज करूंगा, अब तुम बीच में खाली करवा रहे हो। और चलो बीच में खाली नहीं भी करवाओ, तुम्हारा 5 साल हुआ, अब मैं उसको बोलूँ खाली करके देना, वो बोलेगा यार मेरी इतनी अच्छा बिजनेस जमा जमा है,
अब तो मेरा जम गया है, बिजनेस को इजीली खाली नहीं करने वाला अब। तो वो क्या बोलोगे तुम उसको, ले मैं तेरे को थोड़ा प्रीमियम देता हूँ, मैं तेरे को क्या देता हूँ, पैसा देता हूँ, तू खाली करके दे मुझे। ये भी तुम क्या कर रहे हो, राइट ऑफ यूज वापस लेने के लिए तो क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो ये भी क्या है, राइट ऑफ यूज का ही पैसा माना जाएगा, और इस पे भी जीएसटी लगता है, क्योंकि ये सारा लेन देन किसके लिए चल रहा है, रेंट के लिए। या तो तुम वापस उससे ले रहे हो तो सामने वाले पे जीएसटी लगाओगे, जब तुमको पैसा मिल रहा था तो वो तुमको क्या लगाएगा, जीएसटी लगा के चलेगा। बट ये क्या है, राइट ऑफ यूज के लिए ही है। फिर लास्ट आता है हमारा प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, बैंक जो है ना, बैंक के प्रायोरिटाइज वो रहती है कि सपोज करो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना तो हमको लोन देना ही है। तो ऐसे क्या है, प्रायोरिटी वाले बैंक भी रहते हैं कि इस बैंक को जो इस एरिया में है, रूरल एरिया में, उसको कम से कम इतना तो हमको क्या देना पड़ेगा, बेनिफिट देना पड़ेगा, उसको इतनी लेंडिंग देनी ही पड़ेगी। तो हर बैंक के पास क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। ये वाले सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक के पास होते हैं, और ये सर्टिफिकेट क्या हो सकते हैं, इजीली ट्रेड हो सकते हैं। और ये जो प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इंक्लूड भी नहीं होता है। तो जो चीज सिक्योरिटी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हुआ, जिसको आप गुड्स की तरह ट्रेड कर सकते हो, तो ऑब्वियसली इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इट इज चार्जेबल टू जीएसटी। ठीक है। अब फाइनली, आई गेस, यस फाइनली, अब आते हैं हम किस पे, वो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन। इस पे मैं फिर से थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है मैम, ये बड़ा क्लैरिफिकेशन किस चीज के रिस्पेक्ट में था, ये बड़ा क्लैरिफिकेशन आपको छोटी सी बात बताता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करके बताया इसने। ये मैम आपने भी कहाँ छुड़वाया था, मैंने बोला था ना वो शेड्यूल तुम्हारा कौन सा था, तुम्हारा शेड्यूल वो वाला, शेड्यूल 2 का एग्रीइंग रेफरेंस करके कुछ है जो मैंने छोड़ दिया, ये उसी का पूरा क्लैरिफिकेशन। तो मैम ये उठ के आती है बात कहाँ से, शेड्यूल नंबर 2 से। शेड्यूल नंबर 2 में क्या लिखा है, शेड्यूल नंबर 2 बोलता है कि मैम आप या तो कोई काम करने के लिए अग्री करोगे कि आई विल डू दैट एक्ट, या फिर आप बोलोगे कि मैं ये काम को टॉलरेट करने के लिए रेडी हूँ, या फिर आप मना कर दोगे कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं नहीं करूंगी, उसका भी पैसा चार्ज कर रहे हो। तो कई बार आप कोई काम करने के लिए पैसा चार्ज करते हो, कुछ काम टॉलरेट करने के लिए चार्ज करते हो, और कुछ ऐसे होते हैं कि आप काम नहीं करोगे इसके लिए भी पैसा चार्ज होता है। तो ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, या तो आप काम करोगे या नहीं करोगे या टॉलरेट करोगे, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये किसने बोला मैम, ये बोला मेरे को शेड्यूल नंबर 2 ने कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहाँ तक तो कोई डाउट था नहीं अपने को, लेकिन अब डाउट रेज हुआ। बोलते मैम कैसे, मतलब रेफरेंस मतलब क्या, कि आप बोल रहे हो कि मैं ये काम नहीं करूंगी। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि मुझे पुणे के प्रेस्टीज पॉइंट में आईडीटी की क्लास खोलनी है, मुझे क्या बोला गया, आप इस एरिया में क्लासेस ओपन मत करो, हम इसके लिए आपको 5 करोड़ रुपीज देते हैं। तो कोई काम नहीं करने के लिए भी मुझे पैसा मिला है, और मैंने भी एग्री किया कि ठीक है, अच्छा है ना, शुरुआत में 5 करोड़ है, मैं कहीं और क्या करूंगी, इसको बहुत अच्छे से यूज करके और बड़ी क्लासेस बना लूंगी। तो ये क्या है, मैंने बोला आई विल नॉट डू एन एक्ट, और वो काम नहीं करने के लिए भी पैसा चार्ज हुआ है, मतलब नॉन कंपीटिंग फीस जो आपको मिली है, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये भी समझ में। मैम कई काम आप टॉलरेट कर जाते हो, वो टॉलरेट वाला क्या सिस्टम है, मेरे घर के बाजू में अब क्या हो रहा है, ग्राउंड है, एक्चुअल में बहुत बड़ा ग्राउंड है, और वहां पे कल चल के क्या बोल रहे हैं कि हम स्कूल खोलेंगे। अब स्कूल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली आसपास के लोगों को डिस्टर्ब होगा, 100% क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। सुबह सुबह प्रेयर चालू हो जाएगी, उनके एनुअल फंक्शन होंगे, उनके क्या होंगे, स्पोर्ट्स फंक्शन होंगे, सब चीजें होंगी, हमको डिस्टर्ब होगा। तो सामने वाला परमिशन लेता है, पहले आसपास वाले लोगों से भी परमिशन लेता है। अब सब लोगों ने तो परमिशन दे दी, अपन ठहरे क्या चार्टेड अकाउंटेंट, हमको तो कमाना है, हमने कहा नहीं देंगे परमिशन, और एक की भी परमिशन नहीं मिली और दिक्कत हो तो हो सकता है कि उसका स्कूल नहीं बनेगा। उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार आप टॉलरेट कर लो, हर साल आपको 10 लाख रुपए टॉलरेंस के मिलेंगे। मैंने कहा फ्री फोकट में 10 लाख रुपए आ रहे हैं अपने को, हम टॉलरेट करने के लिए रेडी हो गए। तो किसी चीज को टॉलरेट करना, किसी चीज को क्या करना, टॉलरेट करना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। या फिर आप कोई काम करके दोगे, वो तो सिंपल है ना, कोई काम करके देना, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो मैम प्रॉब्लम क्या आई, इसमें क्लेरिफिकेशन की जरूरत क्या थी। तो बोलते हैं कि देखो कई ऐसे एग्रीमेंट होंगे जहां आपको लगेगा कि ये तो टॉलरेट करने के लिए, जबकि वो कोई चीज टॉलरेट नहीं करने के लिए होता है।
तो समझाएगा तुमको कि कब मानेंगे कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इसके लिए इसने सबसे पहले बोला, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करते हो कोई काम करने का, किसी काम को रिफ्रेन करने का, या फिर किसी काम को टॉलरेट करने का, अगर आप कुछ भी वो करते हो कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको करना होगा आपको एक एग्रीमेंट के तहत। प्रॉपर एग्रीमेंट लिखा हुआ आना चाहिए कि इसी के लिए हम तुमसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। मैम ये इंडिपेंडेंट वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपको कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। ये एक लौता इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एक लौता इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट। मैम क्या बोला था आपने? अब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो सब समझ में आएगा। अब इसने बोला था एक तो इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और इस इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट का मिलना चाहिए आपको कंसिडरेशन। तो कोई भी काम करो, डू, रेफरेंट, टॉलरेट, इसके लिए होना चाहिए इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट, और इसका होना चाहिए चार्ज कंसिडरेशन। डन, इतनी बात समझ में। अब एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। ये हमने लिख लिया था कि इसका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अब मैम एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ये हैं, देखो सबसे पहले मैंने क्या चार्ज किया? मैंने लिक्विडेटेड डैमेज चार्ज किया। देखो लिक्विडेटेड डैमेज जो है सप्लायर से भी चार्ज किए जा सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज रिसिपिएंट से भी क्या हो सकते हैं? चार्ज हो सकते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। सप्लायर को मैंने कहा, मैंने क्या कहा सप्लायर को कि देखो मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है, वो बिल्डिंग मुझे 1 ईयर के अंदर मिल जानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। अगर आप 1 साल के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हो, तो जितने हफ्ते आप लेट करोगे ना, पर वीक मुझे आप 10,000 देते जाओ। मतलब अगर आपने लेट किया तो हर हफ्ते मुझे 10-10 हजार रुपए चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? क्या ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है? 10-10 हजार का नहीं है ये इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि आपने बिल्डिंग टाइम पे नहीं बनाई, इसके कारण मुझे 10-10 हजार मिल गए। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्डिंग बनाने का था, तो ये कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहली पॉइंट समझ में। और दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को टॉलरेट करने के लिए नहीं है, ये इस चीज के लिए कि आप टॉलरेट नहीं करोगे। तो ये किस चीज के लिए? कि मैं टॉलरेट नहीं करूंगी कि बिल्डिंग क्या हो, लेट बने। आई विल नॉट टॉलरेट, और नहीं टॉलरेट करूंगी इसीलिए बोल रही हूँ 10-10 हजार फिर ले लूंगी मैं तुमसे। तो एक्चुअल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी और मेन चीज से निकला है, और इट इज फॉर नॉन परफॉर्मेंस। कोई चीज नहीं करोगे उसके लिए मैं चार्ज कर रही हूँ, ये टॉलरेट नहीं कर रही, मैं टॉलरेट नहीं करने वाली हूँ तुम्हारी गलतियां, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? चार्ज कर रही हूँ। ये पूरी कहानी इसी पे लिखी है। आया समझ में? तो इसका मतलब जब मैम ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो क्या हम बोले कि ये किसी सर्विस को दिया गया? आपने आपने कोई सर्विस नहीं दी। ये टॉलरेट करते तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस बनता। आप टॉलरेट नहीं कर रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस थोड़ी ना है। तो जो चीज सर्विस ही नहीं बनी उसको टैक्सेबल कैसे करोगे? और जो चीज सर्विस ही नहीं बनी उसका कंसिडरेशन कैसे मानोगे इसको? दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, दिस इज नॉट अ सर्विस, दिस इज नॉट टैक्सेबल। आया समझ में? फिर इसके बाद और एग्जाम्पल क्या है मैम? इसके अलावा और भी, ये तो लिक्विडेटेड डैमेज सप्लायर पे करेगा, क्यों रिसिपिएंट से भी तो चार्ज कर सकते हो। कैसा? रिसिपिएंट से क्या क्या चार्ज करेंगे मैम? मैंने रिसिपिएंट से क्या दिया? सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया। मेरी क्या कर रहा है? बिल्डिंग यूज कर रहा है, मैंने उसको बोला सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो कल चल के तुमने बिल्डिंग खराब कर दी तो कुछ तो मेरे पास डिपॉजिट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डैमेजेस मांगते हैं किससे? रिसिपिएंट से। तो एक चीज समझो, रिसिपिएंट को आप बोल रहे हो कि तूने कुछ डैमेज किया, या फिर तूने डिले क्या किया, किस चीज में? पेमेंट करने में डिले किया। जब आप रिसिपिएंट से कुछ चार्ज करते हो, रिसिपिएंट किसको पे करेगा? सप्लायर को पे करेगा। ठीक है, रिसिपिएंट किसको पे करने वाला है? सप्लायर को। ये एक केस होता है। दूसरा केस होता है सप्लायर क्या करेगा? रिसिपिएंट को पे करेगा। देखो जब सप्लायर रिसिपिएंट को पे कर रहा है ना, तब तो जीएसटी नहीं लग रहा, क्योंकि रिसिपिएंट कोई सर्विस ही प्रोवाइड नहीं कर रहा। बट जब रिसिपिएंट क्या करता है, उससे कोई गलती होती है और सप्लायर को कुछ पे करता है, तो वो कंसिडरेशन बनता है। वो क्या है? सप्लायर का कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन है तो जीएसटी लग सकता है। पर मैम जीएसटी किस रेट पे लगाएंगे? प्रिंसिपल सप्लाई चेक करो ना। आपने रिसिपिएंट से कुछ लिया, रिसिपिएंट को बोला था 1 महीने के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए मुझे, रिसिपिएंट ने 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट नहीं दिया, आपने कहा इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट चार्ज करना था क्या? नहीं, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो शायद कोई बिल्डिंग बेचने का था और उसने कंसिडरेशन टाइम पे नहीं दिया, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव हुआ।
तो प्रिंसिपल अगर टैक्सेबल है, प्रिंसिपल सप्लाई, तो ये जो इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है ये भी टैक्सेबल होगा। लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई अगर आपका एग्जेम्प्ट है तो ये इंटरेस्ट वगैरह भी एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब जो एडिशनल आप एंसिलरी एक्टिविटी से कमा रहे हो ना, वो भी आपका बिजनेस है। याद आया, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंसिलरी इज आल्सो बिजनेस। अगर प्रिंसिपल टैक्सेबल तो ये भी टैक्सेबल, प्रिंसिपल एग्जाम तो ये भी एग्जाम। तो यहाँ पे पहले सारे सप्लायर के रिस्पेक्ट में एग्जांपल दिए कि सप्लायर से क्या क्या चार्ज हो सकता है, और फिर एग्जांपल इन्होंने दिए ये सारे रिसिपिएंट कब कब पे करेगा। रिसिपिएंट कब पे करेगा, उसने टिकट बुक कर ली, आया ही नहीं, पैसेंजर आया ही नहीं बस टिकट बुक करके, तो भी तो कंसिडरेशन मिल गया ना सप्लायर को। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल तो ये भी टैक्सेबल, प्रिंसिपल टैक्सेबल नहीं तो ये भी टैक्सेबल नहीं होने वाला है। ये इतना सारा जो इन्होंने लिखा है ना, उसका क्रक्स ही यही है। अगर सप्लायर को मिला है तो उसके लिए तो कंसिडरेशन है, रिसिपेंट को मिला है तो कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि रिसिपेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करने नहीं बैठ रहा है उसको। ठीक है, इसके बाद क्या था, हमने ये भी पढ़ा था मैम, चेक डिसऑनर होना। देखो, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी में तुम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी करोगे कि भाई तेरे को एक चीज सप्लाई की मैंने, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो जो भी हो, और मैंने बोला कि कर लेना यार, चेक डिसऑनर कर लेना, इस बात का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तू चेक डिसऑनर करेगा तो हम टॉलरेट कर लेंगे और तेरे से फाइन चार्ज करेंगे। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो अगर कभी भी चेक डिसऑनर हुआ है, तुमने कोई चीज सेल की होगी, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो सेल करने का था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल करने का था। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा तो डिसऑनर होने पे हम क्या करते हैं, रिसिपिएंट से फाइन पेनल्टी ले लेते हैं, जो हमको बैंक में लग रहा है उससे रिकवर कर लेते हैं। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना इंडिपेंडेंट कि तुम डिसऑनर करना हम फाइन ले लेंगे, दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है कि जिसमें आप चेक डिसऑनर टॉलरेट करोगे। तो जब ऐसी कोई सर्विस नहीं होती, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता, तो ये क्या नहीं हो सकता, टैक्सेबल भी नहीं हो सकता। तो वो बात कितनी छोटी सी थी, आइदर यू विल डू एन एक्ट, आइदर यू विल रेफरेंट टू डू एन एक्ट, आइदर यू विल टॉलरेट। तो यहाँ टॉलरेट है ही नहीं, ये भी चीज टॉलरेट वाली नहीं है कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे तभी तो फाइन चार्ज कर रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कौन सी चीज टॉलरेट करने के लिए वही सप्लाई ऑफ सर्विस है, अदरवाइज सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं है। ठीक है मैम, ये क्या है, हम लॉ का वायलेशन करेंगे और गवर्नमेंट हमसे पेनल्टी ले लेगी। हम क्या करेंगे, रेड सिग्नल पे रेड दिख रहा है, हम और स्पीड में निकालेंगे गाड़ी, गवर्नमेंट क्या करेंगे, हमारे को चालान भेज देगी। गवर्नमेंट चालान तो भेज देगी, तुमसे रिकवरी भी कर लेगी। गवर्नमेंट ने क्या तुमसे कोई एग्रीमेंट किया इस बात का कि तुम लॉ ब्रेक करना, हम तुमसे फाइन ले लेंगे, ये हो गया अपना एग्रीमेंट। गवर्नमेंट के साथ तुम्हारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तुम्हारा लॉ ब्रेक करना गवर्नमेंट टॉलरेट करेगी, उसे टॉलरेट करने के लिए तुमसे फाइन चार्ज कर लेगी। तो तुम्हारा ऐसा कोई गवर्नमेंट के साथ क्या नहीं है ऐसे वायलेशन का कि हम टॉलरेट वगैरह करते जाएंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तुम्हारा गवर्नमेंट के साथ। तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट नहीं होता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बात गहरी है। फिर आता है मैम फो फीचर ऑफ सैलरी। मैम किसी एम्प्लॉय की सैलरी क्यों फोरफिट कर रहे हो, हम कई बार क्या आते हैं, जॉब करने जाते तो वो बॉन्ड साइन करवा लेते कि 2 साल हमारी कंपनी में रहना, 3 साल हमारी कंपनी में रहना। क्यों, क्योंकि देखो वो तुमको ट्रेन करेंगे, 4 महीने बेचारे ने तुमको ट्रेन किया, तुम 5वें महीने निकल के ट्रेन होगे, उसका तो नुकसान है, फिर नया आएगा फिर उसको ट्रेन करेगा। तो इसलिए पहले ही बोलते कि देखो कम से कम 2 इयर्स या फिर जितने भी इयर्स है उतने साल तुमको हमारी कंपनी में रहना। अगर उससे पहले तुम जाते हो, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस फॉर द जॉब, हमारी जॉब के लिए तुम सीरियस नहीं थे। तो तुम क्या करना, 50,000 1 लाख जो भी डिसाइड होगा वो हमको पे करके जाना। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पेमेंट किया पर कोई सर्विस दी क्या, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पेमेंट तो दिया पर क्या एम्प्लॉयर उसको कोई सर्विस दे रहा है क्या, जिसके रिस्पेक्ट में उसने पेमेंट दी। ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज का, कि सामने वाला सीरियस एम्प्लॉय नहीं था तो जिसके कंपैरिजन में वो जल्दी छोड़ के जा रहा है तो हमने उससे पैसा चार्ज किया। तो यहाँ कोई सर्विस नहीं जा रही एम्प्लॉय की तरफ से, कोई सर्विस नहीं जा रही ना एम्प्लॉयर की तरफ से कोई सर्विस है। तो ये भी क्या है, कोई टैक्सेबल चीज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ सर्विस ही नहीं है, किस बात का कंसिडरेशन। ठीक है, फिर लास्ट आता है मैम लेट पेमेंट चार्ज और फीस, इजी वाला पार्ट लास्ट है। ये क्या है मैम,
लेट पेमेंट, कई बार आप लेट पेमेंट करते हो तो सप्लायर बोलता है ना, अभी तो समझाया था, सप्लायर क्या बोलता है, 1% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा या फिर 100 रुपए पर 1000 रुपए में चार्ज करूंगा, वॉट एवर इट इज। तो सप्लायर की नजर से देखो ये कंसिडरेशन है। अब फिर वही आ गया, प्रिंसिपल अगर टैक्सेबल है तो ये फाइन भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर प्रिंसिपल एग्जेम्प्ट है तो ये जो सरचार्ज और फाइन वो चार्ज कर रहा है ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जो इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है ना, ये उसी चीज के लिए, सारे जो मैंने बोला है ना ये वही हाईलाइट उतना ही करना। ठीक है। ये क्या है मैम, फिक्स चार्जेस फॉर द पावर। अब ये फिक्स चार्जेस फॉर द पावर क्या, देखो भाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज करो चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी मत यूज करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे या नहीं करोगे उससे हमको मतलब नहीं है। एक मिनिमम चार्ज तो हम आपसे लेके ही रहेंगे, हम क्या करेंगे, मिनिमम चार्ज तो आपसे लेके ही रहेंगे। तो मैम हमने इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं यूज की तो भी मिनिमम तो पे करना ही। फिर हम यूज करेंगे तो उसका जो भी वेरिएबल आएगा उसके हिसाब से भी हमको टोटल पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, उतना टोटल तो हम पे करेंगे। अरे भाई, चाहे वेरिएबल पे करो या फिक्स्ड पे करो, चाहे वेरिएबल पे करो या फिक्स्ड पे करो, है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए ही ना। तो दैट इज अ कंसिडरेशन। बट इस कंसिडरेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगता ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर। तो दैट इज व्हाट एग्जेम। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट, ये जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि मैंने आज सुबह ही बताया था एग्जेम्प्ट इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो जो चीजें नॉन टैक्सेबल है वो एग्जेम्प्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे जीएसटी नहीं लगा रहे। ठीक है। अभी जितना भी क्लैरिफिकेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है पता है, या तो कंसिडरेशन बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर कंसिडरेशन बना तो वो किसी सर्विस के लिए होना चाहिए, और वो सर्विस या तो टू डू एन एक्ट होनी चाहिए, या टॉलरेट करने के लिए होना चाहिए, या रेफरेंट करने के लिए होना चाहिए। आया। अब लास्ट हमारा कैंसिलेशन चार्जेस। कई बार क्या होता है मैम, ये हमने प्लेन की टिकट बुक की, ठीक है, हम नहीं गए, प्लेन की टिकट बुक की और हम गए नहीं, वहां पे भी सप्लायर को कंसिडरेशन मिलेगा, वो पक्का टैक्सेबल है क्योंकि उसने तो अर्निंग कर ली। उसने तुमको प्रॉमिस किया था कि आना, हम तुमको कहाँ पे लेके जाएंगे, जहां तुमको जाना है प्लेन में बिठा के ले जाएंगे। यहाँ पे रेलवे की हमने टिकट बुक की, प्रॉमिस था आओ हम तुमको लेके जाएंगे, तुम ही नहीं गए, तब तो ये सप्लायर के लिए कंसिडरेशन बनेगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन आजकल ये नहीं होता, यहाँ पे कैंसिलेशन की पॉलिसी दी जाती है कि तुम चाहो तो 24 घंटे पहले कैंसिल कर लो टिकट, 48 आवर्स पहले कैंसिल कर लो। कैंसिल करोगे थोड़ा सा कमीशन हम काटेंगे क्योंकि यार इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से तुम बुकिंग वुकिंग करते हो, उनको भी पैसा लगता है, थोड़ा सा कैंसिलेशन वो चार्ज करेंगे और बाकी पैसा तुमको वापस दे देंगे। तो बोलते ये जो कैंसिलेशन है इस कैंसिलेशन पे भी क्या लगेगा, जीएसटी। अगर प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता है तो इस पे भी लगेगा, प्रिंसिपल एग्जेम्प्ट है तो ये भी एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि ये तो ऑप्शन है, ये नॉर्मल प्लेस ऑफ द बिजनेस में नॉर्मल चीज है, ये बिजनेस में ऐसी चीजें देनी पड़ती है। तो ये आपने एंसिलरी इनकम कमाई है, तो एंसिलरी इनकम है तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही ना, जो हमने कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ा है। तो इस पे भी जीएसटी लगेगा, अगर प्रिंसिपल पे लग रहा है तो इस पे भी लगेगा, प्रिंसिपल एग्जेम्प्ट है तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आया समझ में, कि जितनी कहानी लिखी है उसी के बारे में लिखी है, और दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन पार्ट नंबर 1। और मैंने बोला था एग्जैक्ट 40 या 45 मिनट्स लगेंगे और ये पूरा ढंग से कवर अप हो जाएगा। विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द क्लैरिफिकेशन का रिवीजन। भूल जाओ तो एक बार सुनना, मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी, रिवीजन वीडियो नाम की कोई चीजें होती हैं यूट्यूब पे वो तुम भूल जाओ, अपनी बुक्स पढ़ो, उसको हाईलाइट करो और उससे रिवीजन करो। ठीक है। चलो, we have done with the clarification part.